जहां चाह वहां राह। इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभाव हमारे मुल्क की निरंतर कथा है। यह वो अवस्था है जिसमें मुल्क का आज भी 70% हिस्सा रहता है। आप जानते हैं कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से संसाधनों और नेटवर्क पर एक खास तबके का खानदानी कब्जा रहा है और हो जाता है। आपको कुछ भी हासिल करने से पहले इन लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी अभावग्रस्त हिंदुस्तान से कामयाबी के किस्से आते हैं तो लोग उन्हें स्मॉल टाउन या स्मॉल टाउनर टाइप की अवधारणाओं में ग्रुप बी टाइप फिट करते हैं। इसको कहते हैं एलिट, यानी कुलीन की कुटिलता। चलता रहता है, ये सब चिंता की बात नहीं है। यूपीएससी और आईआईएम की परीक्षाओं में हर साल कामयाबी के ऐसे किस्से आ जाते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, यकीन किया जा सकता है कि हाँ, आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, किताब के पैसे नहीं हैं, मगर चाहत है, जुनून है, तो कोई ना कोई मिलेगा जो रास्ता दिखा देगा, कोई दोस्त या शायद कोई अजनबी। हम ऐसे ही कुछ किरदारों से आज मिलेंगे और बस बात करेंगे उनकी जिंदगी के किस्से, कामयाबी का सफर, आईएएस बनने से लेकर सीईओ बनने तक का सपना आदि आदि के बारे में। एक दर्जी का बेटा आईएएस बनता है तो यकीन जानिए कि हजारों आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर के बेटे बेटियों को डांट पड़ती है, उलाहना मिलती है कि देखिए एक वो है और एक आप हैं, सब कुछ दिया मगर कुछ नहीं किया। ये मैं अपने आसपास के अनुभव से बता रहा हूं। और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि बनो तो उसके जैसा बनो, उसके पास भी तो किताब नहीं थी, आईएएस बन गया कि नहीं। आईएएस और आईआईएम ये दो ऐसे इम्तिहान हमारे देश में कि इनमें पास तो कहते हैं सब में पास। तो हम शुरू करते हैं। हम लोग, आप हैं निरीश राजपूत, आपके नाम का मतलब है एट लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता की स्थिति में। तो आईएएस बनने के बाद आप निश्चित रूप से एक स्वतंत्रता की स्थिति में होंगे। आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भिंड के आप रहने वाले हैं। कोमल प्रवीण भाई गनात्रा जी हैं, आप अमरेली जिला गुजरात से आती हैं और एक ऐसे ब्लॉक से आती हैं जिसके बारे में शायद बाहर के हिंदुस्तान ने कम सुना है। और आप भी अब आईआरएस बनेंगे। यूपीएससी में आपने कामयाबी पाई है। आपको आपके ससुराल वालों ने दहेज के कारण निकाल दिया था और आप वापस ऐसी जगह पर हैं कि अच्छे अच्छों को टैक्स के नेट से कानून से निकालेंगे आप। एन शिवा कुमार, इनके लिए खास तौर से ताली बजाइएगा कि अपनी जिंदगी में पहली बार ये बेंगलोर से बाहर किसी दूसरे शहर में इन्होंने कदम रखा है। और आप अखबार बेचा करते थे और आप बड़ी मुश्किल से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आईआईएम कोलकाता में आपका एडमिशन हुआ है। तो इसी सिलसिले में किसी ने बुलाया है तो बेंगलोर से ये दिल्ली आए हैं पहली बार। ये इनकी ज़िंदगी का दूसरा शहर है और शायद पहला टीवी शो। आप सभी का तो बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आप सबकी कहानियां। कोमल जी, हर कोई जब कामयाब होता है तो अपने पीछे के हिस्से को एक दूसरे नज़र से देखता है। जब आप की शादी हो रही थी तब क्या ऐसा कोई सपना था कि जीवन में कुछ करना है? और जब जो मैंने अखबारों में पढ़ा है आपके बारे में कि जब आपसे दहेज की रकम मांगी गई और घर से निकाला गया, पति का ठिकाना नहीं, तो वैसी स्थितियों में आप अपने आप को कैसे मतलब एकजुट करती रहीं कि एक तैयारी करनी है और ज़िंदगी को दोबारा एक सही रास्ते पे खड़ा करना है? जी, पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि होता है, मेरे साथ जो हुआ वो कुछ नई बात नहीं है। ऐसा कई लड़कियों के साथ होता है। तो मेरे हस्बैंड एनआरआई थे। शादी के 15 दिनों बाद महज उन्होंने वो चले गए। उसके बाद मैंने उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं उनको ढूंढ नहीं पाई। बहुत प्रयत्न किया पति को ढूंढने का, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने सोचा कि शायद मैं पूरी ज़िंदगी ये प्रयत्न करूँगी तब भी मैं शायद अपने मुकाम पे नहीं पहुँच पाऊँगी। तब मैंने ये सोचा कि मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, मुझे अपने सोचने का ढंग बदलना चाहिए। और बाद में मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैं अपने कैरियर पे ध्यान दूंगी। आई विल गो फॉर यूपीएससी एंड
उसके बाद मैंने मेहनत करने का निर्धार आपके किया। पास, आप प्राइमरी टीचर थी तो कुछ किताब कॉपी तक की तो दिक्कत नहीं हुई होगी आपको? जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। बेसिकली आई एम अ प्राइमरी टीचर, बट मैं एक ऐसे इलाके में रहती हूँ, ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं आता। जी अंग्रेजी वालों को लगता है वही हिंदुस्तान है। जी। जी, लेकिन ऐसा भी नहीं कहती हूँ कि मैंने कोई बहादुरी का काम किया है। हाँ। मैं एक सामान्य सी लड़की हूँ, आप ही की तरह, आप ही के बीच से आई हूँ और आप ही की जैसी हूँ। मुझ में कुछ ऐसी खास बात नहीं है कि मुझे ऐसा कोई प्राधान्य दिया जाना चाहिए। पर ठीक है, वो हम भी समझते हैं, लेकिन आप कहें कि अंग्रेजी का अखबार नहीं आता था, पर बहुत लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि बहुत सारी किताबें आ जानी चाहिए, वो जीएस की मोटी मोटी 20 किलो वाली किताब, और कोचिंग सेंटर होना चाहिए, फलाने सीनियर से मिलाना चाहिए, जो 4 बार फेल हो चुके हैं, जो चारों बार टॉप कर चुके हैं। इस तरह के बहुत होते हैं ना, जिनका रैंक इंप्रूव करता रहता है चारों इम्तहान में। इन लोगों से तो ऐसा कुछ आपको नहीं मिला कुछ करने का? जी, मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किस तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज? कोई भी बात का मतलब जब तक आप किताबी ज्ञान पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान भी ज़रूरी होता है, लेकिन आपको जीवन के संघर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब क्या इसमें मदद करता है कि आप जवाब कैसे लिख रही हैं, चीज़ों को कैसे देख रही हैं, ये ज़्यादा मदद करता है? जी जी जी। तो फिर आपने गुजराती मीडियम से आपने दिया था, अभी ये हंगामा भी हुआ, तो उसमें मैं बाद में आऊँगा। फिर बाकी चीज़ें, किताब तो कुछ तो पढ़ी होगी आपने, तो इन सब चीज़ों को कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? जी, मैं भी सामान्य सी किताबें पढ़ती थी जो अन्य लोग पढ़ते हैं। ऐसी कोई खास किताबें नहीं थी, मतलब सभी जो मार्केट में मिलती है वही किताबें पढ़ी थी। जी। नीरिश, आपकी कहानी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि जो अभाव है, जो कमियां हैं, वही कामयाबी की बहुत ही एक अनुकूल परिस्थितियां भी बनाती हैं। आप किस तरह के बैकग्राउंड से हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। कहानी तो काफ़ी लंबी है, हाँ, छोटे में भी चलती मैं है। जरा से बताता हूँ। बचपन से ही फैमिली में कुछ था नहीं। पिताजी सिलाई किया करते थे, वो भी पुराने तरीके की सिलाई, जैसे पुराने जो कपड़े हुआ करते थे। लेकिन बाद ये में तो आपने पिताजी की सिली हुई नहीं पहनी है ना? ये मेरे दोस्तों ने दिलवाई है। ओह, वेरी गुड। ये सारा ड्रेस मेरे दोस्तों का दिया हुआ अच्छा है। अच्छा। और उन दोस्तों के लिए तालियां भाई। देखिए, जिंदगी में अच्छे दोस्त भी होते हैं कम से कम। हाँ। और इसकी मिसाल मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बताऊंगा इस दौरान। तो फिर मेरे पिताजी कभी जो आसपास के मंदिर वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पर प्रसाद बेचने का काम मंगलवार को यहाँ, बृहस्पतिवार को यहाँ, इस तरह से किया करते थे। माताजी काफ़ी कमज़ोर थीं और वो पागलपन की शिकार हो जाया करती थीं। उन्हें गर्मियों के समय में ऐसा होता था, उसका सारा पैसा उसी में खर्च हुआ उनके इलाज। और अंततः 2009 में वो इस संसार में नहीं रहीं, काफ़ी अभावों की वजह से। पिताजी आज भी काम करते हैं। बाकी मेरी पढ़ाई लिखाई मेरे भाइयों ने करी, वो स्कूलों में, घरों में ट्यूशन पढ़ा के गांव में ही वो मुझे पैसा भेजा करते थे लगातार। काफ़ी दिक्कतों में, काफ़ी कर्जे में भी वो चले गए। आज भी करीब 5-6 लाख का कर्जा हम लोगों को हो चुका है मेरी पढ़ाई के चलते। वो आप दहेज से मत चुकाइएगा कर्जा। नहीं सर, मैं शादी में दहेज हाँ। दहेज बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये और रिकॉर्ड ये में आप रहेगी। अखबारों में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मैं एक सामान्य तरीके से शादी करूंगा। हाँ। इवन की मंदिर वगैरह में, ऐसा मेरा प्लान है। चुन तो नहीं लिया है ना किसी को? हाँ, चुनाव भी लगभग हो चुका है। अरे क्या बात है, बधाई हो। तो ये बताइए कि फिर आप सोच कैसे रहे थे कि देखिए आपके पिताजी मतलब एक दैनिक जो चीज़ें हैं, ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे, फिर आपने क्यों सोचा कि एक ऐसे इम्तहान की तरफ मैं जाता हूँ जिसमें 4 साल का वक्त लगता है, जिसमें 6 साल का वक्त लगता है और शायद कामयाबी कोई गारंटी नहीं है? बिल्कुल। एक्चुअल में मेरे जो बड़े भाई थे दोनों, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूं, पढ़ूं, और मुझे काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत करते थे वो। और जब मुझे कभी बाहर ले जाया करते थे, ग्वालियर हमारे पास पड़ता है, तो दिखाते थे, बेटा देखो ये आईएएस का बंगला है, ये न्यायाधीश का बंगला है, और अगर तुम मेहनत करोगे तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहता था भैया कैसे होगा, नहीं हम आपके पीछे हैं ना, और आप करो, हो जाएगा ऐसा। और उन्होंने जब इस तरीके से शुरू से ही मुझे 11-12 से ऐसे मेरे मन में भाव बनते रहे। हालांकि दिक्कतें आती गई, मैंने बीच में पढ़ाई भी छोड़ी। 2002 के बाद, बीएससी के बाद मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ी। 2005 में फिर मैंने एडमिशन लिया, एमएससी किया। 2007 के बाद फिर भागा दौड़ी शुरू, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल में कितनी ही जगह घूमा, भटका। अंत दिल्ली आया, कोचिंगों पे गया, सबसे रिक्वेस्ट की कि सर पढ़ाएं हमें। तो किसी का 27,000 फीस, किसी का 30,000 फीस। मैंने कहा सर मैं फ़ीस चुकाऊँगा, धीरे धीरे चुकाऊँगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ।
किसी भी व्यक्ति ने मतलब यहाँ पर मुखर्जी नगर में इतने सारे टीचर्स थे, मैं कितनों के पास गया हूँ, कोई मुझे बिना पैसे के, बट मैंने ये कहा था मैं पैसा दूंगा, धीमे धीमे दे दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त यार मेरा खर्चा उठाते थे, भैया से मैं 2-4 हज़ार वो जैसे भी कमाते थे, तो मैंने कहा सर मैं धीरे धीरे दे सकता हूँ। और मैंने कहा अगर मैं नहीं चुका पाऊंगा तो मैं आपके यहाँ चपरासीगिरी करूँगा, आपके क्लैरिकल काम करूँगा, मैं सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन इस पर भी कोई कोचिंग वाला तैयार नहीं हुआ। अंत में मेरे एक मित्र ये सामने बैठे हुए हैं प्रभात कुमार निराला, ये फिजिक्स में मेरे दर्शन शास्त्र। आप हैं, हाथ उठाइए ताकि औरों को पता चले। ठीक से उठाइए, और आपने, आपका दोस्त कामयाब हुआ है, आप क्यों? ठीक है, हाँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिलॉसफी, और इन्होंने बिना, हालांकि इनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड, बट इन्होंने फ्री में मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ाया। और मैं अपने घर पे अपने घर पर पढ़ाया करते थे हमको, और मुझे दर्शन शास्त्र ने ही सबसे ज़्यादा नंबर्स भी दिए एग्जाम्स में, और समझता हूँ कि इस बार भी मेरे फिलॉसफी में ही नंबर ज़्यादा आए होंगे, जिससे मैं इस रैंक पर पहुँचा हुआ। मैं, आप इसलिए भी हैं कोमल जी, यहाँ पे बुलाने का मकसद है कि देखिए बहुत बड़ी आबादी जो है आईएएस की तैयारी में आती है, वो नीरीश जैसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास 2 रुपया भी नहीं होता है। ठीक है, अब वो बनना चाहते हैं, शायद अब मालूम भी नहीं, एक विश्वास है कि मैं तैयारी करके देखता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं चपरासी का भी काम कर सकता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो कह रहे हैं कि मैं क्लर्क का भी काम कर सकता हूँ, और पैसे बाद में चुकाऊंगा, मुफ्त में भी नहीं मांग रहे हैं, वो खुददारी है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ उन लोगों को यकीन कैसे दिलाया जाए कि वो कर सकते हैं, अगर उनके पास अभाव नहीं है, वो पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े हैं, या उनको अंग्रेजी की दुनिया उनके पास नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी, मैं बताना चाहूँगी कि ये बात अंदरूनी होती है, खुद अंदर से आत्मविश्वास आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आपको यकीन नहीं दिला सकता कि आप सफलता प्राप्त करेंगे, ये अंदरूनी आत्मविश्वास होता है हमें अंदर से। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि सफलता प्राप्त ना कर सके, सभी एक जैसे हैं, सभी भगवान ने बनाए हैं, सभी का दिमाग ठीक से। उसके लिए जो स्टेशन पे किताबें मिलती हैं 101 प्रकार के फॉर्मूले, वो तो पढ़ना जरूरी नहीं है ना सफल होने के लिए। जी नहीं। वो जरूर किसी घोर असफल व्यक्ति ने लिखी होगी कि बाकियों से कमाई कर सके। पर फिर भी कुछ भावुक क्षण तो होता है जब आपको ये कामयाबी मिलती है, तो उस भावुक क्षण में मैं ये जानना चाहता हूँ ईमानदारी से कि आप क्या सोच रही थी अपने आप के बारे में, अपनी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। मतलब कौन सी भावुक क्षण में समझे? जब आपको कामयाबी मिली, आपने अपना रिजल्ट देखा, सोचते हैं हम सब भी पीछे लौट कर सोचते हैं। जब मुझे पता चला, जब मैं गांव में थी अपने, और मुझे पता चला कि मुझे बाहर से फ़ोन आया था कि आप कामयाब हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने उनको बताया फ़ोन पे कि प्लीज़ मुझे मेरा रैंक मत बताना, मैं खुद देखूंगी, मुझ में हिम्मत नहीं है रैंक सुनने की। और उस वक्त जिस गांव में मैं रह रही थी वहाँ लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो मैं इंटरनेट पे जाके चेक नहीं कर पाई, तो आई हैव टू वेट फॉर 1 आवर। पर जैसे ही मुझे पता चला कि मैं सफल हो चुकी हूँ, मैं 5 साल तक कभी रोई नहीं हूँ, पर पहली बार मैं रोई। क्यों रोया आपने? बहुत ही चिल्लाई और बहुत ही रोई, क्योंकि जो अंदर से जो स्ट्रेस था, जो मैंने अपने अंदर जमा कर रखा था आपने, हाँ, वो निकालने का समय आ चुका था। तो खूब रोया आपने। आप भी रोए? नहीं सर, मैं रोया नहीं, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद बनाऊं कि मुझे अब ना कुछ दुख से दुख होता ही नहीं, और आपकी ना किसी खुशी से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हमसफर दोस्त ने? हाँ, वो जरूर चिल्लाई, वो जरूर उछली, रोई। एक्चुअल में मैं इसलिए नहीं रोया कि मैं उस समय, मेरी माता जी जब एक्सपायर हुई तो मुझे लगा कि मेरा जीवन का सारा कुछ खत्म, क्योंकि मैं जिसके लिए कुछ करना चाह रहा था, इतने बीमार थी वो, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। तो मैं समझा कि मेरी सफलता का अब क्या उद्देश्य रहा। हालांकि बाद में सब लोगों ने समझा दिया कि नहीं, तुम्हारी सफलता का उद्देश्य है, देश है, दुनिया है, उसके लिए काम करिए और अपने जैसों के लिए काम करिए। मेरे भैया ने वाली बात कही कि बेटा ऐसा तो कुछ खत्म नहीं जैसे होता है। आपके दोस्तों ने आपको कमीज, पतलून, जूता और घड़ी सब कुछ दिया है, तो आप भी ऐसे अभावग्रस्त लोगों को देंगे उस कुर्सी पे बैठ के? बस कोशिश तो यही करूंगा, और ऐसा ही मन में ठाना भी है। अगर कोई दरबान रोक दिया कि कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, फिर ऐसा देखा जाएगा उस स्तर पर जहाँ पर जैसे भी होंगे, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी कि संवाद बना रहे। बिल्कुल। शिवा, दिल्ली से बेंगलोर से आप दिल्ली आए पहली बार, है ना? और पहली बार हवाई जहाज में आपने पहली बार यात्रा की है? पहली बार। सोचा था कभी? नहीं, नहीं, वो ड्रीम था मेरे लिए। ड्रीम था? जब वो भी इतना आसमान में उड़ता रहता है, कभी ना कभी सपने में आ ही जाएगा वो जहाज। जब पहले मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में था, मेरे पास साइकिल भी नहीं था। हाँ। उस समय मेरा फ्रेंड सभी उस समय
फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ट्रिप सभी समर हॉलीडेज में ट्रिप को जा रहा था। तो उस समय मेरे को वो मे भी एक दिन फ्लाइट में जाना है, वो सोचा पूरा ड्रीम था, आज पूरा हुआ है। आज पूरा हो गया, चलिए अच्छा है, हर सपना पूरा होगा। ये बताइए कि IIM कोलकाता इस सब मैनेजमेंट की पढ़ाई में अंग्रेजी तो बड़ी भयानक किस्म की ज़रूरत होती है, वो सब कैसे ठीक कर लिया आपने? बहुत लोग जानना चाहेंगे आपसे। पहले फर्स्ट 1 साल पहले ही डिसाइड किया था कि मैं IIM के लिए कैट एग्ज़ाम लिखूंगा। तब उस 1 साल पहले आपकी अंग्रेजी कैसी थी? ठीक था? उतना ठीक नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि मैं इम्प्रूव करना है, तो उधर जाना, एंट्री लेना है, तो पर्सनल इंटरव्यू और सभी अटेंड करना, ऐसे राइटिंग सभी अच्छा परफॉर्म करना है, तो मेरा इंग्लिश और मेरा थिसॉरस तो नहीं ना रट लिया आपने? पूरा इम्प्रूव करना मैं शुरू किया। कैसे किया आपने? न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। अच्छा। और मेरा फ्रेंड्स के पास ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रहा था, सो सभी लोगों के रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे थे कॉलेज में और स्कूल में। मैं सोचा कि उससे बोला कि नहीं, मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा बात करना है, तो उनसे स्टार्ट किया बात करने के लिए, और इस तरह का शो ज़्यादा देखने शुरू किया। सो उससे मैं मेरा इंग्लिश, टीवी में जो अंग्रेजी के जो शो आते हैं, अच्छा, वो मतलब इम्तहान पास करने में भी मदद दिलाते हैं? तो क्रिटिक लोग लिखते हैं कि इनका कोई योगदान ही नहीं है समाज में। हाँ, वो सब नहीं लिखते, पेपर में देखिए लिखते हैं ये क्या बकवास कर रहे हैं। अच्छा, इससे कोई IIM भी कर जाता है, ये तो पता ही नहीं था। पर बहुत महंगी किताबें होती होंगी इनसे तैयारियों के सिलसिले में। पेरेंट्स या आपके भाई वगैरह, दोस्त वगैरह कहते होंगे कि भाई इंजीनियरिंग कर ली, अब नौकरी कर लो कहीं, IIM करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मेरा पेरेंट्स ही वही बात कहा था कि हमारा फैमिली का सिचुएशन इतना प्रॉब्लम है, तो आप 1-2-3 साल जॉब करके उसके बाद आप क्या पढ़ना चाहिए वो कर लो। लेकिन मेरा अंकल जो है कृष्णा वेदवासा, उन्होंने बोला कि आपको विप्रो जॉब के लिए गया तो उतना डिफरेंस नहीं लगेगा, आपका लाइफस्टाइल और आपका फैमिली का स्टेटस उतना चेंजेस नहीं होगा, तो क्या है उतना और थोड़ा सॉल्व होगा आपका प्रॉब्लम्स, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं रहेगा आपके लाइफ के लिए। नहीं, बोला कि आप कुछ अलग करना है, कुछ एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है आपका लाइफ में, तो आपका लाइफस्टाइल बदल जाए, आपका लाइफ स्टेटस बदल जाए, और आपका पेरेंट्स को अच्छी तरह से टेक केयर करें। इसलिए वो बोला कि आप कुछ आगे पढ़ो, सो IIM के लिए आप इन कैट एग्ज़ाम लिखो, सो उससे आप उधर जाके आप काम किए तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा और अच्छा सैलरी मिलेगा। उसके बाद आप क्या सोसाइटी के लिए क्या करना है, सो आपको पूरा फ्रीडम रहेगा, आपके पास पावर प्लस मनी बहुत तो रहेगा। आपने सोचा कि ये करते हैं? इसलिए वो डिसाइड करके उन बात सुन के मैं ये स्टेप लिया। पर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, जैसे हम लोग जब बिहार से दिल्ली आए थे, तो मैं तो IAS बनने के लिए नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र आए थे IAS बनने के लिए, और उनको महीने का जो खर्चा ड्राफ्ट आता था, साथ में 200 रुपये का अलग का ड्राफ्ट आता था जूस पीने के लिए, कि सेहत वेहत भी बनती रहे, IAS मतलब पहलवानी भी बनती रहे। तो मुझे लगता था कि वो बॉडी बिल्डिंग का भी काम है IAS या IIM होना। तो आप लोगों के पास खाने पीने के, बॉर्नवीटा, ग्लूकोज पीने सब के ऐसे पैसे होते थे क्या? नहीं सर, मेरा बॉर्नवीटा सभी मेरा एजुकेशन ही था, सो कितना टाइम मिलता था उतना टाइम पूरा यूज़ करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि कितना ज़्यादा पढ़ सकूं, सो उतना ज़्यादा एफर्ट डाल के, सो वही मेरा स्ट्रेंथ था, सो वही मार्क्स सभी वो टाइम पूरा। कितने घंटे तक पढ़ते थे आप? ये बहुत लोग जानना चाहता होगा कि वो पूरा फिक्स नहीं कर रहा था मेरे को। हाँ। सो टाइम ही मिल रहा था पहले पढ़ने के लिए, सो कोशिश कर रहा था कि एक दिन में किसी तरह की टाइम डेडिकेट करना है, सो सुबह या शाम को, नाइट मिडनाइट को, सो किसी तरह का 1-2 घंटा 1 आवर, बस इतना ही वक्त निकलता था आपके लिए पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए उतना ही टाइम मिल रहा था मेरे को। बाकी सारा समय काम कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, सो टाइम मिल रहा था, सो कितना टाइम मिलता है उतना टाइम यूज़ करना है पूरी तरफ से, सो वही मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप 1 or 2 आवर्स कितना होता है, 2 घंटा 3 घंटा कितना होता है उतना परिश्रम करके वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके। इसका मतलब मेरे टीचर ने ठीक समझाया था स्कूल में कि जो नहीं पढ़ने वाला था वही रूटीन बनाता है। मंडे को मैथ्स पढ़ेंगे, ट्यूसडे को केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और पता चलता है कई मंडे निकल गए और पढ़ाई ही नहीं की, है ना? तो आपको भी खाने पीने की दिक्कतें रहती थी? 2010 तक रही, लेकिन फिर मेरा दोस्त अंकित अग्रवाल और कमलदीप मीणा, 2 लोग मेरे साथ आए, फिर उन्होंने मेरे खाने वाने का मैनेज किया। वैसे उससे पहले मेरा वेट 44 kg था। 44 kg आप? यस सर। और उस दौरान मुझे काफ़ी काम भी करना पड़ता था। एक व्यक्ति ने इस नाम पर कि मैं आपको IAS बना दूंगा, मेरा शोषण भी किया 1 वर्ष तक। यस, वो कोचिंग चलाया करता था वहाँ पर हल्द्वानी में, और मुझे ले गया अपने साथ
तो मैं उसकी कोचिंग में पढ़ाया करता था और वो मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ाया करता था। लेकिन मुझे कुछ समय बाद मालूम चला, उसने मुझसे ये भी कहा कि मैंने कहा सर मुझे पैसे की दिक्कत है। उसने कहा कि मैं आपको एक मुश्त पैसे दे दूंगा। मैंने कहा मेरी माता जी बीमार रहती हैं, बहन की शादी करनी है। तो बोला मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन अभी नहीं, मैं आपके पैसे आपके नाम से अकाउंट में जमा करता जाता हूँ। और मैं उससे विश्वास कर गया क्योंकि अक्सर मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले, मैंने उस पर विश्वास किया। तो उसने 1 वर्ष बाद मुझे न केवल पैसा तो देने की छोड़ दीजिए, मुझे पढ़ाया भी नहीं और कई बार मुझे तमाम फॉर्म भरने से रोका कि ये मत भरो, ये मत करो, तुम्हें तो केवल IAS बनना है, ये और वो। पैसा भी नहीं दिया और लास्ट में मुझे मेरा एक पैंट शर्ट के साथ उसने बाहर भी निकाल दिया। ये बात मैं अपने घर पे बता नहीं सका क्योंकि घर वालों को बहुत टेंशन होता है, वो बेचारे वैसे इतनी गरीबी स्थिति में परेशान थे। तो मैं उनको छुपाते हुए उनसे बे वाली बात, फिर मैं उस समय हल्द्वानी में ही रहा बड़ी मुश्किलों में 15-20 दिन में। एक मैंने जो बताया था मैंने आपको, उस समय मेरे दोस्त संदीप गोसाई थे मेरे साथ रहे, उनने मेरी हेल्प की। और वो जो बता रहा हूँ मेरी जीवन साथी हो सकती है, जो होने वाली, दैट मीन्स हो क्या सकती है, एकदम होगी। उनने ऐसा क्यों बोलते हैं आप, हो सकती है? हाँ, उनके अब मम्मी सब पापा हो थोड़ा गया सा तो गड़बड़ होगी, कर रहे हैं। हाँ। तो फिर उसने मेरी हेल्प की और सब ने मिलके, वो 1 महीना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, भूखे भी रहना पड़ा कई दिन तक। और निरीश, अगर आपको उत्तराखंड कैडर मिल गया तो उनको तो कोचिंग कानपुर में खोलनी पड़ेगी फिर तो। एक चीज़ मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ और सोच के ठीक से दीजिए कोमल जी, इसके होने से पहले के एक सामाजिक हैसियत और इसके होने के बाद की जो सामाजिक हैसियत है उसमें क्या फ़र्क आया? क्योंकि यूपीएससी एक झटके में आपको तमाम तरह के स्टेटस, पावर तो ठीक है, आप ट्रेनिंग के बाद जब जाएंगे तो आपको मिलेगा, पर ठीक है उसका रिफ्लेक्शन तो उस पर होता ही है। जी, मैं बताना चाहूँगी कि एक लड़की जब अपने ससुराल से निकाल दी जाती है तो उसे एक सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, जिसे मैंने 5 साल तक झेला। लोग मेरे सामने देखते भी नहीं थे। मैं यहाँ पे किसी से शिकायत नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लोगों में असर होता है, मुझे किसी से इससे क्या शिकायत होता नहीं है। कि जितने लोग दहेज लेकर मेरा प्रोग्राम देखेंगे वो टीवी बंद कर देंगे कल, यार ये तो दहेज के खिलाफ कर रहा है, तो ये एक फायदा नहीं, होगा। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, जी। मैं सबका फिर भी भला बताइए चाहती अपनी बात, हूँ। हाँ। लेकिन मैंने सामाजिक बहिष्कार झेला है। मैं इतने सामाजिक बहिष्कार के अंदर इतनी हेप्ताइसू से रहती थी, इतनी डरी हुई सी रहती थी। एक दिन रिजल्ट आया, एक ही रात में जिंदगी चेंज हो गई। वही लोग आए कि नहीं जो आपको हिकारत की नजरों से देखा करते थे? मुझे आश्चर्य होता है सच वो आए, में। सचमुच आए? जी। अरे वाह। आपका निरीश? हाँ सर, वो जिसने मुझे निकाला था उस टीचर का मेरे पास फ़ोन आया था फोन? बिल्कुल आया अरे था। क्या बात है, देखिए। लेकिन फिर मैंने उसको अटेंड नहीं किया हाँ, क्योंकि मुझे इतना गंदा, एक्चुअल में जब उसी समय मेरी माता जी एक्सपायर हुई थी उसने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया था, मैं उसके बगल में ही रहता था उसी शहर में। देखिए उसको लगा होगा कि उत्तराखंड कैडर मिल गया कहीं। और उसके बाद फिर उसने फ़ोन किया, मैंने अटेंड नहीं हाँ किया। भाई, होता है, डर तो सबको लगता है, बात नहीं की मैंने उससे, हालांकि पर फिर भी स्टेटस में बदलाव आ जाता है नहीं? बदलाव इतना आया कि मैं जब घर गया तो पूरे गांव के लोग आए, हालांकि अच्छा। उनको खुशी भी थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, पहले मेरे पिताजी ज़मीन पे हुआ करते थे, वो कुर्सी पे हुआ करते थे, लेकिन उस दिन मेरी बहन ने कहा कि भैया देखो आज एक विशेषता देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कि देखो सामने पिताजी कुर्सी पे बैठे हैं, बाकी लोग नीचे बैठे हैं। तो बदलाव अच्छा। आया। क्या बात है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे मुझसे 2 बड़े भाई, कुल 3, और एक छोटी बहन है शादी हो गई? जिसकी शादी हो गई है, इसकी शादी पिछले वर्ष ही हमने शादी तो की ये है। पूरा बदलाव आपने देखा कि पूरा गांव जमा होके काम आपके किस्से बता रहा होगा। वो लड़का तो बचपन से ही वैसा था। नहीं, लगता वैसे मेरे था। गांव वाले मुझे बेहद टाइप- प्यार करते हैं। हाँ। और बेहद जो जिन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है वो रियल में मुझे प्यार करते हैं। वो लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो लोग अपने स्वार्थ से आए थे, दिखावा करने आए थे, उनके चेहरे भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। शिवा आपका? मेरे केस में सभी मेरा फ्रेंड्स, मेरा रिलेटिव्स, मेरा कस्टमर्स और मेरा क्लासमेट सभी उनको कस्टमर मतलब? मैं न्यूज़पेपर डिलीवरी का अच्छा, इंस्पेक्टर वो लोग जो सो उन सभी से मैं एक ये शेयर नहीं किया था कि मैं IIM का तैयार कर रहा हूँ। तो थोड़ा फ्रेंड्स से किया था, लेकिन जिससे मैं शेयर किया था वो सभी ने चाह रहा था कि मैं IIM क्लियर करूँ और उधर जाके पढूं। सो बहुत लोगों ने मेरा रेस्पेक्ट कर रहा था। सो पहले से मैं जब से काम शुरू किया सो उस समय से मेरा रेस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन जब मेरे को रिजल्ट मिला, मेरा रिजल्ट आ गया, सो उसके बाद और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला और रिकग्निशन। मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज सभी में मैं शेयर नहीं किया था मेरा रिजल्ट आया है मैं और मैं IIM क्लियर किया हूँ। आज रिजल्ट आने के दिन तक आप पेपर बांट रहे थे? हाँ, अभी भी, आज भी नहीं, कल भी काम कर रहा आज तो पेपर नहीं बांटा आप? आज जब दिल्ली के रवाना होने से एक दिन पहले तक आपने पेपर दिया सबको? लोगों ने कहा नहीं कि अरे शिवा आप तो रहने दो, तुम पता नहीं किस कंपनी के CEO हो गए, इसी विप्रो का या इन्फोसिस का? कहा नहीं कुछ?
बोल रहा था, लेकिन मैंने क्या सोचा था कि मैं 10-15 साल से वही काम कर रहा हूँ। हाँ। तो वही काम ही मेरे को इस स्टेज Yes, को yes. लेकर आया, लेकिन उसको देना नहीं। ये जो हम हैसियत की नज़र से देखते हैं ना, ये भी समाज में एक बहुत ही गैर बराबरी नज़रिया है कि फलाने का बेटा कर गया, और चूँकि अब हकीकत है तो उसी वही पैरामीटर्स में हम लोग सब देखते हैं। तो सबने वही पैसे दिए या कुछ लोगों ने इनाम में कुछ ज़्यादा पैसे दिए पेपर के बिल के? वैसा नहीं। हाँ। वो तो उनको अच्छा लगा होगा देख अच्छा कर, लगा हाँ? उनको। सबको बताया सब- आपने या सबको, किसी को नहीं भी मालूम था? किसी को एक 10-15 कस्टमर्स को पता था मैं IIM एग्ज़ाम लिख रहा हूँ और मेरा रिजल्ट आने वाला है। हाँ। तो वो उन सभी को रिजल्ट आने के बाद मैं पर्सनली जाके स्वीट से देके मैं बोला कि मेरा रिजल्ट आया है, अभी मैं क्लियर हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ कलकत्ता। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स को मैं नहीं बोला था। तो उन सभी को जब न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुआ, उसके बाद उनको लगा कि वो हमारा वो वेंडर है जो कमाल है ना कि पेपर में अपनी आया। कामयाबी को आप अपनी अखबार में लेके लोगों के घरों में डाल रहे हैं, नहीं? तो उस दिन से सुबह 4 बजे से फ़ोन आने लगा हमारा कस्टमर्स का। सभी कस्टमर जो शिफ्ट हो गया था बैंगलोर से दूसरी जगह को, तो जो पहले 4 साल पहले जो मेरे से पेपर ले रहा था, वो कस्टमर भी बॉम्बे, चेन्नई, वो पूरा शिफ्ट कर गया था। वो कस्टमर भी फ़ोन करने लगे कि वो मैं आपका कस्टमर था 3 साल पहले क्या उधर बात, था। ये देखिए सब जुड़ गए सब आपसे। फ़ोन करके विश कर रहा था। पूरी मनमोहन देसाई की फिल्म हो जाती है ना कि जो भी इंटरमिशन के पहले बिछड़े थे मिल गए। पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम करते हुए जब आप अखबार बेचा करते थे, डाला करते थे, उनकी समस्याओं को भी आपने समझा होगा खुद जीते हुए। कोई ये भी सोचा होगा कि इनके जीवन को बेहतर करने का एक नया मॉडल भी आ सकता है, या ये लोग, मुझे मालूम नहीं है कि वो इसी तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा या नया तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसमें आ सकता है। जब मैं पहले मैं न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था, एक 3rd स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक। जब वो इनकम बहुत कम था मेरे लिए, सो वो इनकम ज़्यादा करने के लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि दूसरा काम का ढूंढूं, नहीं तो ये न्यूज़पेपर एजेंसी में ही करूं, क्योंकि वो मेरा एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। सो एक वो मेरा टाइम अच्छा था कि वो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला, वो न्यूज़पेपर ओनर बनने के लिए, वेंडर बनने के लिए। अच्छा। सो वो अपॉर्चुनिटी मैं यूज़ किया और शुरू में 50 कस्टमर से शुरू किया मैं। 50 कस्टमर से अभी एक 500+ कस्टमर्स तक पहुंचा हूँ, जो काफ़ी ठीक ठाक संख्या है। ठीक है। तो वो पूरा 50 कस्टमर से मैं हर रोज़ स्कूल कॉलेज फिनिश करके शाम में आके हमारा वो एरिया है ना, वो एरिया में जाके सभी कस्टमर घर घर से बात करता था। मैं एक न्यूज़पेपर वेंडर हूँ, तो आपको न्यूज़पेपर चाहिए या नहीं। सो वैसा डेवलप करने के लिए वो हर रोज़ जाके इम्प्रूव कर रहा था, वो नेटवर्किंग बढ़ा रहा था। सो वैसा हमारा 50 कॉपी से 500 कॉपी तक। कितना किलोमीटर आप साइकिल चलाते होंगे उसके लिए? एवरेज मिनिमम 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज आप चलाते होंगे। आपने प्राइमरी टीचिंग की समस्या को तो समझा होगा किसी और नज़र से कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह के रिसोर्सेज स्कूल में है या गांव में है, जो आ रहा है वो शायद उसके आने में समस्या है, उसके लगने में समस्या है, इसको कुछ बेहतर ढंग से ठीक किया जा सकता है जो सरकार या प्रशासन या कोई ध्यान नहीं देता है। जी नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ प्रशासन की ओर से तो पूरा प्रयत्न हो रहा है। कई बार क्या होता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, उसके बाद एटीट्यूड का अभाव हो जाता है, ऐसा देखा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे गवर्न करेंगे, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? ये इसी तरह के लोग आपके नए डिपार्टमेंट में भी होंगे कि सरकारी नौकरी मिल गई, लंच टाइम तो हो ही गया जी। जी देखिए, अभी तक तो गवर्न करने का टाइम मिला नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि सबको समझा सकूँ, अपने साथ सबको साथ लेकर चल सकूँ और अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। और मैंने ये पढ़ा कि आप जिन लोगों ने आपके साथ घर से निकाला और ये किया, उनकी आप तलाश करेंगी और उनकी खोज करेंगी। क्यों करना चाहती हैं ऐसा? जी, मैंने सच बता रही हूँ, मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है। ऐसा नहीं बोला? ओह, तो बस देखिए, अफसर बनने से पहले मिस रिपोर्टिंग शुरू हो गई। मतलब ये ज़बरदस्ती कि आप कुछ माँ कसम बदला लूँगी टाइप से, ऐसा नहीं है? हाँ जी नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं बदला लेना चाहती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि किसी के लिए भी नेगेटिव एनर्जी अंदर